स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इससे पहले हमने चैप्टर 5 का क्या किया था दोस्तों। इससे पहले हमने चैप्टर 5 का पूरा पूरा का पूरा बेसिक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 क्लास 9 एनसीईआरटी का अपना चैप्टर। दोस्तों पहला ही सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यानी दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को तो करना ही है और साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है जी? तो चलिए हम देखते हैं। तो हम आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम आंसर करेंगे दोस्तों इसके लिए कि ये असत्य बात है। ये क्या है? असत्य बात है, ये असत्य है। ठीक, तो हमने लिख दिया कि ये असत्य है। ये क्या है दोस्तों? असत्य है। क्यों? क्योंकि एक क्योंकि एक अगर कहें कि एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु है, यहाँ से मैं एक रेखा इधर भी खींच सकता हूँ, एक रेखा मैं 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 इधर भी खींच सकता हूँ और इधर भी। तो इसलिए ये क्या है? असत्य है। तो हम यहाँ पे अपना कारण क्या बता सकते हैं दोस्तों कि एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जाती सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं एक बिंदु से एक बिंदु से कई कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो ऐसे हमने अपने कारण को भी दे दिया है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट हमारा देखिए। दूसरा स्टेटमेंट चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों। देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ऐसा बात है कि भैया ये भी असत्य है। हम क्या बताएंगे भैया कि ये भी असत्य है। ऐसा क्यों है? चलिए देखते हैं। ये भी असत्य है, हम अपना कारण भी देंगे। हम अपना कारण भी देंगे भैया क्यों है ऐसा। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कह रही है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल मतलब जो है केवल एक रेखा खींची जा सकती है। हमने अपने बेसिक में पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो ये अभिधारणा के अंदर थी तो यहाँ से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा के अंदर जो युगल अभिधारणा थी उसमें हमें पता चला कि यहाँ से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से कोई और रेखा अगर हम इधर खींचने का प्रयास करें, अगर इधर खींचने का प्रयास करें तो ये दोनों बिंदुओं को टच नहीं करेगी। अगर इधर से खींचने के प्रयास करें तो ये भी नहीं करेगी। ऐसा केवल यही एक स्पॉट होता है जो दोनों बिंदुओं को टच करके जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो भिन्न दो भिन्न बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से होकर होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। तो हमने इस जो है कारण भी बता दिया, खींची जा सकती है। ठीक दोस्तों, चलिए तीसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि एक निश्चित रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है तो ये दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसको भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कहते हैं हाँ भैया ये बात तो आपकी सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है। कारण भैया क्योंकि इससे पहले हमने अभिधारणा नंबर 2 के अंदर शायद इसे पढ़ रखा था। आप बेसिक्स को ज़रूर देखिए जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये बात तो सत्य है। ठीक, कारण ये है क्योंकि क्योंकि एक रेखा को
एक रेखा को अनिश्चित जो है क्या मतलब अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है दोनों ओर से, दोनों ओर से। ठीक, तो एक रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो हमेशा बढ़ाया जा सकता है लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये सत्य है। चलिए चलते हैं, देखते हैं चौथा नंबर हमारा। चौथा नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो भाई ये तो सत्य है, हम लिख सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। ठीक, कि यदि उसके भाई दो, ये तो आपका नियम भी है कि यदि वृत्त बराबर होंगे, वृत्त बराबर होंगे तो त्रिज्याएं समान होती हैं, त्रिज्याएं सदैव समान होती हैं। ठीक, और ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं, ये भी है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि निम्न आकृतियों में यदि ए बराबर बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपको जैसा कि ऊपर क्वेश्चन दिख ही रहा है, तो इसमें आपको देखिए दिखाया है कि ए बी बराबर क्या है, वो है हमारा पी क्यू, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर हमसे बोल रहा है कि पी क्यू बराबर एक्स वाई, समीकरण 2 हो गया ये। आप इसे समीकरण 2 कहिए, हाँ कह सकते हैं कि हाँ ये समीकरण 2 है। तो इस हिसाब से जो हमारा समीकरण 1 है और 2 है, और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो इसका मतलब ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ऐसा हम बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा कि ए बी बराबर एक्स वाई हो जाए। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर लिया। ठीक, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल परिभाषा लिखने को बोला है, तो बेहतर होगा कि आप इसका परिभाषा लिखें और इन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं ये ज़रूरी है आपको बताना। तो जो हमारा पहला आया हुआ है दोस्तों, देखिए क्या है, समांतर, क्या है दोस्तों, समांतर रेखाएं, ये बोला है समांतर रेखाएं, इन्हें परिभाषित करने के लिए बोला है दोस्तों। तो समांतर रेखाएं हैं, चलिए हम लिख लेते हैं जितनी चीज़ों को हमें बोला है। ठीक, समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी के जस्ट नीचे भी एक कॉलम छूटा है, फिर इसी के एक जो है नीचे भी व्यवस्था है, फिर उसके आपको कुल मिला के 5 ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो हम 5 जो है हेडलाइंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें लिखते चलेंगे और धीरे धीरे सब होता चलेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे बोला है कि समांतर रेखाओं को बताना है। तो देखिए समांतर रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए सीधी बात, एक समतल हो, जैसे मान लो कोई एक समतल है, जैसे सपोज करिए कोई एक समतल है, समतल में क्या होता है कि जब दो रेखाएं होती हैं, तो सीधी बात लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि एक समतल में दो रेखाएं या दो रेखाओं, ऐसा लिख सकते हैं, दो रेखाओं को समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि इन्हें हम समांतर कहते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखती हैं, इस वजह से। ठीक, इस बात को एकदम क्लियर रहिएगा। अब आप एक्स और वाई
मान लीजिए कि आपका जो है वो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई इस तरीके से हैं। देखिए एक्स और वाई ऐसी ही दो रेखाएं हैं, ऐसी ही दो रेखाएं हैं। तो ये ऐसी ही दो रेखाएं हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब इसके पश्चात अब आपको क्या बताना होता है कि इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। तो इन्हें हम लिख सकते हैं एक्स पैरेलल वाई। इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पैरेलल वाई, या एक्स समांतर है वाई के, आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब अगला आपको बोला है किसको बताने के लिए भैया, लंब रेखा को। किसको, लंब रेखाओं को। चलिए, तो लंब रेखाओं को हमें बोला है और बताने के लिए, तो लंब रेखाएं हम बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लंब रेखाओं को बताना पड़ेगा। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं, बस तो याद रखिएगा, आपको बस इसके परिभाषा को बोला है लिखने के लिए। सबसे पहले परिभाषा लिखिए कि एक समतल में दो रेखाओं को दो रेखाओं दो रेखाओं को दो रेखाओं को लंबवत कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक रेखा ऐसे गई है और एक रेखा ऐसे सीधे आई है, तो याद रखिएगा जो कोण बनता है ये भी 90 अंश का बनता है, ये भी 90 का बनेगा। तो ऐसे इस तरीके से कोण भी 90 अंश का बनता है। ठीक, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेदित करती हैं, समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक, प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये ऐसे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इन्हें दर्शा दें, मान लेते हैं इसे हम बी से दिखा दें, इसे ए से दिखा दें, ऐसा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए है, क्या है, ए है, वो लंब है बी पर, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हमारा क्या है, रेखाखंड। तो हमारा है अगला रेखाखंड। ठीक, अब रेखाखंड को दर्शाना है तो हम लोग लिख लेते हैं रेखाखंड को। तो रेखाखंड में क्या है दोस्तों, रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेखाखंड की जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या है कि दो बिंदुओं की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। सीधी बात, दो बिंदुओं की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे कोई दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम रेखाखंड कहने लगते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, तो आगे है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। क्या है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो सीधी सी बात कि किसी बिंदु को, देखिए चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डेफिनेशन कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, इसे आर से दिखाते हैं, ऐसा है कि इसे आर से दिखाते हैं। ठीक, अगला हमें बोला है वर्ग को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कि वर्ग क्या होते हैं। चलिए वर्ग को भी देख लेते हैं, वर्ग क्या होते हैं। तो सीधी बात है भैया, वर्ग एक प्रकार का आयत होता है।
सीधी बात। जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा ख़त्म कर दिया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो केवल विचार कीजिए कहाँ है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो बोला है, पहले बोला है आपको दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक, तो उसने कहा है कि ए और बी से जो है होता है, इस पर विचार कीजिए। तो कोई विचार है नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो ये बोल रहा है कि इनके जो है इनके एक तीसरा बिंदु क्या है, सी है, ऐसा है जो विद्यमान है। तो भाई एक भी है जो इसमें विद्यमान है, बस हम मान लेते हैं कि ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो कि ए और बी के बीच होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इसके बीच में ऐसा करके एक बिंदु स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए और बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता है, जो बिंदु ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उससे थोड़ा दूरी पे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अभिधारणा यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, फिर भी ये अभिगृहित से प्राप्त होती है। इस वजह से थोड़ा सही है। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि यदि दो बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए एक ए है एक बी है, ठीक, तो हमें बोला है कि सी इसके बीच में विद्यमान है। ठीक, तो बस इतना ही आपको बस विचार करना है और कुछ इसमें करना नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर बोला है दोस्तों, क्या बोला है कि यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान होते हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा हमें देता है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि दो बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए अभी के लिए तो बोला था कि बीच में स्थित है, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि ये ए है और ये बी है मान लेते हैं, लेकिन जो सी है वो इन पर नहीं है, वो जो सी है इन पर नहीं है। ठीक, ऐसा बोला है। तो बोला है क्या कि अभिधारणाओं से किसी तरीके से जो है मिलती है। तो भाई ये किसी अभिधारणा से नहीं मिलती है, सीधी बात है कि भैया किसी अभिधारणा से नहीं मिलती है। ठीक, बातें इतनी समझ में आई कि किसी अभिधारणा से नहीं मिलती है। अब देखिए इसी के बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देता है। क्या देता है? चौथा। इस पर केवल विचार करना था दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें कुछ और नहीं है, बस विचार ही करना था। चौथा नंबर सवाल दिया है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसा बिंदु सी ऐसी स्थिति है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर ए बी बटा 2 है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, ऐसा उसने बोला है। तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं कि बोला है, जो क्वेश्चन बोला है कि एक ऐसी है, यहाँ से ए है और ये पूरा क्या है, बी है। ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु सी दिया है। ठीक, और ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति है जिसमें ए सी, ठीक, जो ए सी है वो बराबर है किसके, इस बी सी के। बी सी के कितना है, बराबर है। और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है हमें, सिद्ध करने के लिए हमें क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी हाँ ए सी बराबर ए सी बराबर ए बी बटा 2, ऐसा बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, ऐसा हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे ऐसे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी बराबर बी सी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा है ए सी बराबर बी सी है, इसने कहा है ए सी बराबर बी सी है, यानी हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ए बी बराबर, हम ए सी को बी सी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया बी सी प्लस बी सी, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। इसी के जगह पे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी
बराबर, देखिए ध्यान से, हम बी सी को ऐसे लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं ए सी प्लस, इस बी सी को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम इस तरीके से ए सी लिख देते हैं। ठीक, तो हमें इसका प्रयोग तो इसमें नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका हम करेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों, हम इसका करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, तो ये दोनों जुड़ के हो जाता है ए सी। ठीक, अब ये दो जब इधर जाएगा तो इधर हो जाता है ए बी बटा 2 बराबर ए सी। ठीक, अब आप देखिए, आपको यही सिद्ध करना था, आपके पास आंसर आ गया है। ठीक, तो हमने कहा हेंस प्रूव्ड, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक, हमने ऐसा करके सॉल्व कर लिया कि हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, और देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान कि पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ऐसा बोला है सिद्ध करने के लिए। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कुल मिला के ऐसा सिद्ध करना है, देखिए कि जो बिंदु, पहले देख लेते हैं, जो बिंदु है वो क्या है, ए सी बराबर बी सी है। ठीक, ए सी बराबर बी सी था जो हमारा बिंदु था। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं, दो खींच लें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया, चलो भाई ए है, ये बी है, इसके बीच में पॉइंट हमारा सी था। ठीक, इसी तरीके से भैया अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा भैया, चलिए ये हमारा सी है, ये वाला थोड़ा सा सी डैश है, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना, हमने मान लिया कि ए बी के दो मध्य बिंदु हैं। क्या है, ए बी के दो मध्य बिंदु हैं, दो मध्य बिंदु हैं। बिंदु कौन है, सी और सी डैश, सी डैश है, ऐसा हमने लिख दिया। तो ए सी बराबर हमारा 1/2 ए बी था ना, तथा इसी तरीके से तथा ए सी डैश बराबर 1/2 ए बी होगा, होगा ना। तो इस हिसाब से ए सी बराबर ए सी डैश भी होगा, होगा। तो खुद सोचिए, अगर ए सी इसके बराबर है और ए सी डैश इसके बराबर है तो ए सी बराबर ए सी होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, यह तभी हो सकेगा, हो सकेगा या हो सकेगी जब, जब सी और सी डैश, सी डैश संपाती हो, क्या हो, संपाती हो, ऐसा हो कि ये दोनों संपादी हों। ठीक, इसलिए बिंदु सी डैश पर स्थित है। तो हम लिख सकते हैं, अतः, अतः प्रत्येक, प्रत्येक, अतः प्रत्येक रेखाखंड, प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। तो हम बस देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए, ठीक, और फिर दिया है आपको बी, फिर यहाँ पे दिया है सी, और फिर दिया है डी। तो आपको बोला है कि ए सी बराबर, बोला क्या है, ए सी बराबर बी डी है, और सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल इधर लिख लेते हैं, तो हम हल यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या दिया है दोस्तों, दिया होगा जो उसी वैल्यूज को लिख के चलेंगे। तो हम देखते हैं कि ए सी बराबर बी डी तो हमें मिला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बी सी घटा देंगे, दोनों तरफ। तो हम लिख देते हैं ए सी माइनस बी सी बराबर बी डी माइनस बी सी, दोनों तरफ। तो हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ बी सी घटाने पर, ये हमने मानने के हिसाब से है सवाल, और कुछ नहीं। तो इस हिसाब से ए सी माइनस बी सी और बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। जिससे बी डी में से जब बी सी जाएगा, देखिए जब बी डी में से, जब बी डी में से बी सी जाएगा तो यहाँ पे सी डी बचेगा, केवल सी डी बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी माइनस बी सी बराबर, देखिए ए सी बराबर बी डी में से जब बी सी जाएगा, बी डी में से जब बी सी जाएगा तो सी डी बचेगा, क्या बचेगा,
CD। और जब AC में से, अब देखिए अगले वाली लाइन में AC में से BC भेज दीजिए। AC में से जब आप BC भेज देंगे तो AB बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर CD। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा ये सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो क्या बात है दोस्तों, देखिए तो अभिगृहित 5 में दिया क्या है? अभिगृहित 5 जो कि आपके मैंने बताया है कि आप अगर वीडियो को नहीं देख के आए हैं पहले तो उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आएगा। देखिए क्या है कि पूर्ण अपने भाग से, क्या स्टेटमेंट है? पूर्ण अपने भाग से यहाँ पे भाग है, ध्यान दीजिएगा, भाग से बड़ा होता है। ये सर्वात्रिक सत्य है, ये सर्वात्रिक सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा सर्वात्रिक सत्य है। और क्यों है ऐसा हम अभी दिखाते हैं, सर्वात्रिक सत्य है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं जैसे कोई, मतलब आप ऐसे समझिए कोई ऐसा रेखाखंड है, ठीक, कोई एक रेखाखंड है जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर के करीब है। और ये हमारा जो है यहाँ से P है और यहाँ से R है और यहाँ से Q है। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसी है। ठीक, तो जो हमारा क्या होता है कि अगर हम कल्पना करें तो आप खुद ही सोचिए कि इस तरीके से तो एकदम साफ तौर पर या स्पष्ट रूप से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया जो पी आर रेखाखंड है, जो हमारी पी आर रेखाखंड है, देखिए जो हमारी पी आर रेखाखंड है वो पी आर रेखाखंड पी क्यू का एक भाग है, पी क्यू का एक भाग है, पी क्यू का एक भाग है, सीधी बात है, पी क्यू का एक भाग है कि नहीं है। और आर इसके अंतर्गत है, आर मतलब इसके अंदर है, तो इसे कह दीजिए कि आर इसी में है, ये भी सत्य है। चलिए, चूंकि पी आर पी क्यू से छोटा है, चूंकि पी आर पी क्यू से छोटा है, अतः पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, सीधी बात। अतः पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये तो सिद्ध हो गया ना भाई। अतः पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक, इस तरीके से ये 7वां नंबर क्वेश्चन था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 5.2 की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।